Back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 14 of MSO 002. हाँ जी, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के एंड में फोल्डर का लिंक मिल जाएगा. अब ये जो क्वेश्चन है, दिस वन एंड नेक्स्ट वन, ये दो क्वेश्चन वन ऑफ द स्टूडेंट वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स कीर्ति बिष्ट ने मुझे बोला है. उनके डाउट्स है, उनकी कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट. अगर आपकी भी कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन, अगर क्लैरिटी नहीं है आपको इन टॉपिक्स के बारे में, तो आपको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी. राइट नाउ कीर्ति बिष्ट, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड स्पेशली फॉर ऑल द पीपल हु विश टू सी दिस क्वेश्चन एंड उनको अपने डाउट्स या कंफ्यूजन क्लियर करनी है. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें बात करनी कि कैसे एक रिसर्चर डील करता है उसके खुद के वैल्यूज से इन प्रोसेस ऑफ द रिसर्च. राइट, जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो तो आपको ये जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करो. अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना. आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ताकि यू कैन स्कोर इवन बेटर इन योर एग्जाम. नाउ स्टार्टिंग विद आंसर कि जब हम पर्सनल वैल्यूज की बात करते हैं किसी भी रिसर्चर की, तो वो रिसर्च प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि क्या उसको चॉइस ऑफ टॉपिक लेनी है, कैसे उसका जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आना है. बेसिकली यहाँ पे अगर हम ओन वैल्यूज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करें कि जो एक रिसर्चर है उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहा है, उसकी बायसनेस, यहाँ पे बायसनेस का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. तो सोशियोलॉजिस्ट एम करता है कि वो कोई भी सोशल फिनोमिना सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड कर सके, ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सके, सिंस ये पार्ट है एक सोसाइटी का. लेकिन जो उनके खुद के बिलीफ है, एक्सपीरियंसेस है, बायसनेस है, वो कहीं ना कहीं उनके पर्सपेक्टिव को, उनके रिसर्चर को शेप या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. नाउ सोशियोलॉजिस्ट के लिए या फिर किसी भी रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने काम की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सके ताकि वो अपनी वैल्यूज़ को मैनेज कर सके थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस. यहाँ पे उसकी पर्सनल बायसनेस किसी भी रिसर्चर की एक्नॉलेज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्चर के लिए वो होता है कि वो अपनी वैल्यूज़ को रिकग्नाइज करे जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके काम को. रिसर्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सोशल एनवायरनमेंट के, उनके बिलीफ के, प्रेफरेंसेस के, आइडियोलॉजीज के, जो मे भी कॉन्शियसली नहीं बट अनकॉन्शियसली उनके वर्क को, क्वेश्चंस को, रिसर्च को, मेथडोलॉजीज को, इवन जो डेटा आया है उसको इंटरप्रेट करने का जो तरीका है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. राइट, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्चर के लिए कि वो अपनी खुद की बायसनेस से अवेयर रहे और अलाउ हो रहे रिसर्चर को कि वो क्रिटिकली असेस कर सके इस अप्रोच को, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो काम हो रहा है वो उनका रिफ्लेक्शन ना रहे उनके ओपिनियंस का, बट जो रियल में जो जैसे अप्रोचेस है, जैसे जो रियल में एनालिसिस आ रहा है उस तरीके से वो अपने काम को दर्शाए, रैदर देन अपने पर्सनल बायसेस के ऊपर. राइट, अपने पर्सनल ओपिनियंस के ऊपर जो रिसर्च है वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है इनकम इनइक्वालिटी को, राइट, और अगर वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है और होल्ड कर रहे हैं मेरिटोक्रेटिक बिलीफ्स, तो वो इसको एक्नॉलेज करे कि जो वो विजिलेंट रहे इन बिलीफ्स के बारे में कि कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा को, या फिर इनइक्वालिटी को फ्रेम कर सकते हैं एक सोशल प्रॉब्लम की तरह. इसलिए वैल्यू न्यूट्रल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मार्क्स वेबर ने बात की थी वैल्यू न्यूट्रलिटी के सोशल रिसर्च के अंदर. उन्होंने बात की थी कि वैल्यू न्यूट्रलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रिसर्चर के लिए, जहाँ पे वो अपने पर्सनल वैल्यूज़ को सेपरेट कर देता है रिसर्च प्रोसेस के अंदर और स्ट्राइव करता है ऑब्जेक्टिविटी की, मतलब कि जो जैसी चीज़ है वो उसको वैसे ही देखे, रैदर देन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो अपनी खुद की थॉट प्रोसेस से, तो उसको वैल्यू न्यूट्रलिटी बोलते हैं. तो इसका मतलब ये है जो रिसर्चर है वो अपनी वैल्यूज को खत्म नहीं कर रहा है, बट वो अपनी वैल्यूज जो है वो उसकी वैल्यूज इंटरफेयर ना करे उसके रिसर्च वर्क में, कंक्लूजन में. राइट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक रिसर्चर के स्ट्रॉन्ग व्यूज है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो पब्लिक एटीट्यूड्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी लाने के लिए, ताकि वो इंश्योर करे वैल्यू न्यूट्रलिटी, जो कि अवॉइड कर सकता है फ्रेमिंग क्वेश्चन एक ऐसे वे में जो कि रिस्पोंडेंट सर्टेन आंसर्स को प्रोवाइड करे, राइट, या फिर इंटरप्रेट करे डेटा को जो कि उनकी एडवोकेसी के साथ अलाइन हो रहा है. राइट, वहीं पे अगर हम थर्ड बात करें तो रिगरस मेथडोलॉजीज का यूज करना, अगर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना, ये एक अपने आप में
एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल वैल्यूज कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसे क्वांटिटेटिव मेथड जैसे सर्वेज हो गए, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर लाने में और ऑब्जेक्टिव डेटा क्रिएट करने में, जो कि रिसर्चर की जो सब्जेक्टिविटी है, जो रिसर्चर की जो इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू। अब क्वालिटेटिव मेथड अगर हम बात करें तो एथनोग्राफी या इंटरव्यूज, इस तरीके के मेथड अगर हम यूज करें तो रिसर्चर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिविटी प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से बायसनेस इन रिसर्चेस मेथड के अंदर या फिर इनके कंक्लूजन के अंदर बायसनेस रिसर्चर की कहीं ना कहीं आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे डोमेस्टिक वायलेंस को, वो रैंडम सैंपल यूज कर ले या फिर कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन को यूज कर ले डेटा को ऑब्जेक्टिवली कलेक्ट करने के लिए। अगर वो क्वालिटेटिव इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उनका क्या अपना एक्सपीरियंस है, बिलीफ है जेंडर और पावर डायनेमिक्स के अंदर, और वो उनके क्वेश्चंस को किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछने वाला है इंटरव्यू, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है और इंटरप्रेट कर सकता है पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज को, राइट। नाउ फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है रिफ्लेक्सिविटी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रिफ्लेक्सिविटी अपने आप में क्रिटिकल प्रैक्टिस है, जो कि रिसर्चर कैसे एनालाइज कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड को, वैल्यू को, इंटरेक्शंस को, और कैसे पार्टिसिपेंट शेप कर रहे हैं उनकी रिसर्च को। इसलिए रिफ्लेक्सिव रिसर्चर्स डॉक्यूमेंट करते हैं रिफ्लेक्शन को और इंक्लूड कर रहे हैं उनको उनकी स्टडीज के अंदर, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए विद इन द रिसर्च प्रोसीजर, विद इन द रिसर्च मेथड। फॉर एग्जांपल, एक सोशियोलॉजिस्ट अर्बन बैकग्राउंड से है और वो रूरल कम्युनिटीज को अंडरस्टैंड करने जा रहा है, स्टडी करने जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा कि कैसे उनके अर्बन एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं रूरल लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। अगर कोई भी एक पर्सन अर्बन लाइफ में, तो वो भी कंप्लीटली रूरल लाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव अकाउंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि रीडर्स जो है रिसर्च को क्रिटिकली इवेल्युएट कर सके और उसकी कंक्लूजन जो भी रीडर्स हैं वो अपने आप डिराइव कर सकें। नाउ एंगेज करना पीयर रिव्यू और एथिकल गाइडलाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे पीयर रिव्यू और एथिकल ओवरसाइट एक सर्व करते हैं चेक्स, जहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है पर्सनल वैल्यूज़ का, जहाँ पे पीयर रिव्यूअर्स हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं और वो रिसर्च को इवेल्युएट कर सकते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके एक पोटेंशियल बायसनेस या फिर मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज। इसलिए एथिकल गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो इंश्योर करें रिसर्चर्स अडेयर कर रहे हैं प्रिंसिपल जैसे इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी या फिर रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स। इसलिए ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज करना एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसको पीयर ही रिव्यू कर सकते हैं, ताकि एक रिसर्चर प्रॉपर तरीके से वर्क करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप भी कुछ काम कर रहे हो तो आप उसको नहीं एनालाइज करोगे, यू विल थिंक यस आई एम करेक्ट, बट एक जो सेकंड पर्सन है जो आपकी पोजीशन पे है, राइट, तो वो एनालाइज कर सकता है कि नहीं नहीं दिस ये जो पर्सन है इसका ये आंसर, ये तरीका ठीक नहीं है, राइट। तो इस तरीके से पीयर एवेल्युएशन अपने आप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पीयर रिव्यू कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके वो कि वो जो रिसर्चर है कोई भी बायसनेस नहीं है उसके अंदर और कोई भी मेथोडोलॉजिकल फ्लॉ नहीं है उसके रिसर्च वर्क में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टडी कर रहा है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो वो पीयर रिव्यू सबमिट करेगा ताकि वो रिवील कर सके एक रिसर्चर के पर्सनल बिलीफ का, जो कि इनएडवर्टली शेप कर रहा है उनके क्वेश्चन को। तो ये फीडबैक कहीं ना कहीं रिसर्चर को हेल्प करेगा ताकि वो अपनी अप्रोच को फिर से चेंज कर सके, क्वेश्चन को चेंज कर सके, ताकि एक वो न्यूट्रल अप्रोच प्रोवाइड कर सके, जैसे है चीजें उनको वैसे ही वो अपने रिसर्च वर्क के अंदर शो कर सके। ना कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन आपको अपने हर आंसर में प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो एक बैलेंस लाना है रिसर्चर के पर्सनल वैल्यूज के बीच में और ऑब्जेक्टिव नॉलेज के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, जैसे अपनी बायसनेस को एक्नॉलेज करना और उसको कॉन्शियसली अपनी बायसनेस को समझते हुए रिसर्च को कंडक्ट करना, ताकि उसके रिसर्च वर्क के अंदर बायसनेस ना आए। वैल्यू न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करना, रिग्रेस मेथोडोलॉजीज का यूज करना और रिफ्लेक्सिविटी के अंदर एंगेज होना, एज वेल एज पीयर रिव्यू सीख करना
और इस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट अपना जो इन्फ्लुएंस अपने वर्क के अंदर कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो इन मेजर्स के द्वारा वो साइंटिफिक इंटीग्रिटी अपहोल्ड कर सकते हैं और वो एनहांस कर सकते हैं अपने काम की क्रेडिबिलिटी को और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज को। राइट, तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने बात की कि कैसे रिसर्चर की जो पर्सनल ओपिनियंस है, उसके ओन वैल्यूज है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिसर्च वर्क को, प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेथड को, एंड जो कंक्लूजन आती है किसी भी एक वर्क की, उसको कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है वो। राइट, एक डिफरेंट डाइवर्ज हो सकता है कोई भी रिलेशन, कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट। राइट, तो ये हमने इस क्वेश्चन में जाना और कैसे उसको रिसर्चर एज वेल अपनी जो भी वैल्यूज, ओपिनियंस है, मेथडॉल, जो भी उसकी माइंड में चल रहा है, बिलीव्स है, उसको कैसे वो साइड में रख के एक करेक्ट जो जिस तरीके से चीजें हैं सोसाइटी के अंदर उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन 14 जो कि कृति ने मुझसे मांगा था, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी कृति का ही है। सो स्टे अपडेटेड फॉर क्वेश्चन 15 एंड स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। आई विल सी यू विद क्वेश्चन 15 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।